स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। आज ही के दिन साल 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रचा था। लगातार तीसरी बार जनता के भरोसे ने एनडीए को सत्ता सौंपी। पीएम मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को नई रफ्तार मिली है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर देश ने कई उपलब्धियां हासिल की, जिन्होंने देश की विकास यात्रा को नई दिशा दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। पीएम मोदी ने दूरदर्शी फैसलों, व्यापक सुधारों और विकास की नीतियों के बल पर भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक उद्योग के विकास के लिए ऐसा अनुकूल इकोसिस्टम तैयार किया, जिसने भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे सभी लैंड पोर्ट के कामकाज को इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसमें कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधा शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह आज डॉकी और श्रीमंतपुर भूमि बंदरगाहों पर नवनिर्मित आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे सीमा सुरक्षा कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए बुनियादी ढांचागत सहयोग और अधिक सुदृढ़ होगा। कल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनर्जीवीकरण के मुद्दे की समीक्षा बैठक की। बैठक में यमुना में इको फ्लो सुनिश्चित करने, नालों की डीसिल्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, डेयरी वेस्ट प्रबंधन और प्रदूषण की निगरानी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट को यमुना में जाने से रोकने के लिए MCD और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच समझौता होगा। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ सभी संबंधित मंत्रालयों को एकीकृत कार्य योजना के तहत टीम भावना से काम करने के भी निर्देश दिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत P हरीश ने अफगानिस्तान की स्थिति पर हुई बैठक के दौरान पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। P हरीश ने पाकिस्तान के उस फैसले की कड़ी निंदा की, जिसमें उसने अपनी सीमा के अंदर मौजूद समूहों को फितना अल हिंदुस्तान कहा था। भारत ने कहा कि ये झूठ और दुष्प्रचार है। पाकिस्तान सरकार द्वारा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यूएनएससी में भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य हवाई हमलों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दुनिया को गुमराह करने की ये कोशिश नाकाम होगी। भारत की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में जानकारी दी। और इसी बीच सीधा रुक करते हैं की सबसे बड़ी खबर का पश्चिम बंगाल से, जहां तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के नेता सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबरन वसूली मामले में सब्यसाची दत्ता को गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में अगर हम देखें तो करोड़ों की रंगदारी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और इस गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस या यूं कहे कि ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा, जहां विधाननगर नगर निगम के चेयरमैन रहे हैं सब्यसाची दत्ता और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिग्गज नेता के तौर पर सब्यसाची दत्ता को जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका इस समय लग चुका है।
तो विधाननगर नगर निगम के चेयरमैन भी सब्यसाची दत्ता रहे हैं, जिन्हें इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है। तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका और जबरन वसूली के मामले में सब्यसाची दत्ता को इस समय गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो और भी कई सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है तृणमूल कांग्रेस के, जिसमें एक प्रमुख नाम के तौर पर अगर हम देखें तो वो है जहांगीर का नाम। तो ऐसे में एक एक करके जो पिछले 15 सालों से जिन लोगों को संरक्षण मिला हुआ था, अब वो संरक्षण हटते ही सत्ता परिवर्तन जैसे ही हुआ, अब जो कार्रवाई है वो इस समय तेज हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका इस समय लग चुका है। तो एक तरफ अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस जहां अंदर भीतर घात और इसके साथ ही जो टूट है उसको संभालने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ जो कानूनी संरक्षण मिला हुआ था वो भी हटते ही अब गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही। जबरन वसूली के मामले में अब सब्यसाची दत्ता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जबरन वसूली मामले में सब्यसाची दत्ता को इस समय गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की रंगदारी का ये पूरा मामला, जिसमें जांच हुई और उसके बाद में अब गिरफ्तारी हो चुकी है। करोड़ों की रंगदारी लेने का सब्यसाची दत्ता पर आरोप है। विधाननगर नगर निगम के चेयरमैन भी रहे हैं सब्यसाची दत्ता और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लग चुका है एक और बड़ा झटका। तो एक के बाद एक कार्रवाई इस समय हो रही है। ये सभी कार्रवाई अगर हम देखें तो ये उन लोगों पर हो रही है जो पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार लगातार करते नजर आए थे, लेकिन तब तक अगर हम देखें तो सत्ता का संरक्षण उन्हें मिला हुआ था। जो पिछली सरकारें थी उनका संरक्षण था, लेकिन अब जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ तो अब कार्रवाई भी इस समय तेज हो चुकी है और जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन सभी के खिलाफ इस समय अब एक एक करके कार्रवाइयां की जा रही हैं। और इसी कड़ी में अब विधाननगर नगर निगम के चेयरमैन रहे हैं और अब उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ गिरफ्तारी सब्यसाची दत्ता की, इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लग चुका है। तो इस समय अगर हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस पूरे भंवर में फंसी हुई है। एक तरफ अपने सांसद और अपने विधायकों को जोड़े रखने की एक चुनौती इस समय तृणमूल कांग्रेस के सामने है और वहीं दूसरी तरफ जो उनके नेता जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां इस समय तेज हो चुकी है। तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस आखिर क्या करे और कैसे तृणमूल कांग्रेस की नैया पार होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधाननगर नगर निगम के चेयरमैन रहे हैं सब्यसाची दत्ता, जिन्हें इस समय गिरफ्तार किया जा चुका है। रंगदारी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। रंगदारी लेने का आरोप है, करोड़ों की रंगदारी, और इसके साथ ही आरोप के साथ ही उनकी गिरफ्तारी इस समय हो चुकी है। तो जबरन वसूली मामले में सब्यसाची दत्ता को इस समय गिरफ्तार किया गया है और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक और ये बड़ा झटका इस समय लग चुका है। हालांकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो कई सारी और भी गिरफ्तारियां हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अब तक पिछले 15 सालों से कानूनी संरक्षण उन्हें मिला हुआ था, सत्ता का संरक्षण उन्हें मिला था, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। और इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का वापस रुक एक्सप्रेस 100 का। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों बैठक में दुनिया के प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि भाग लेंगे और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और किसानों के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। 9 से 11 जून तक जहां ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के अधिकारी मंथन करेंगे, तो वहीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में ही 12 और 13 जून को होगी। बैठक में खाद्य सुरक्षा और पोषण के साथ साथ किसानों की आय, रोजगार, आजीविका तथा सतत कृषि विकास जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री
जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और विदेशी मीडिया संगठनों के पत्रकारों के साथ विशेष बैठक की गई। इस दौरान NFH6 यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर भी चर्चा की गई। चर्चा में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण स्वास्थ्य सेवा में AI जैसे कई मुद्दे शामिल थे। सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर 2.0 पर स्थिर है, जबकि संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गई। पंचायती राज मंत्रालय आज गुजरात के गांधीनगर में एक जनसंपर्क कार्यशाला एवं आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम का आयोजन करेगा। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस वर्कशॉप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे गुजरात के पात्र ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत शामिल होंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीडी न्यूज के साथ खास पॉडकास्ट में बताया कि जापान के बाद भारत में तेल कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। आम लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को 3 बार घटाया है। कल दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विपक्ष अपने ही विरोधाभासों के बोझ तले ढह रहा है। उम्मीद जताई कि अगले साल फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के संसद में अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आंतरिक कलह के बाद संसद में पार्टी की स्थिति मुश्किल हो सकती है। टीएमसी ने कल पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्षों के उस फैसले को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें पार्टी के एक अलग गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहीं याचिका में आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दल के समर्थन के बिना ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी। तृणमूल के 80 विधायकों में से 58 ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए ऋतव्रत बनर्जी का समर्थन किया था और पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय को खारिज कर दिया। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि इस याचिका पर 11 जून को सुनवाई होगी। साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि वो मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी करें। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि 40 साल तक ममता बनर्जी का साथ देने के बावजूद पार्टी में उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने 20 बागी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की। तो वहीं उन्होंने देश और बंगाल की सुरक्षा को अपना सबसे अहम मुद्दा बताते हुए भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर सस्पेंस बरकरार रखा है। इससे पहले 58 विधायकों ने भी विधानसभा में अलग विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने तीसरी बार नोटिस दिया। पश्चिम बंगाल सीआईडी की टीम कल एक बार फिर अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची। अधिकारियों ने उन्हें नया नोटिस सौंपने की कोशिश की। टीएमसी विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के दौरान पूछताछ के लिए सीआईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर अभिषेक बनर्जी को तीसरा समन जारी किया गया। उन्हें आज शाम 5 बजे तक जांचकर्ताओं के सामने पेश होने का निर्देश है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हो चुकी है। कल राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। एमओयू के बाद पश्चिम बंगाल देश का 36वां प्रदेश बन गया है जहां आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। इस योजना से राज्य के करीब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य को 5027 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत से जुड़ने के बाद राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी प्राप्त होगी।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। राज्य सरकार के नगर विकास एवं नगर पालिका मामलों के विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निगम के भंग होने के साथ ही सभी पार्षदों, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों, विभिन्न समितियों, मेयर और चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ये फैसला फरहाद हकीम के मेयर पद से इस्तीफे के बाद लिया गया। आदेश के तहत अब निगम के सभी प्रशासनिक और वैधानिक अधिकार एक प्रशासक के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। राज्यपाल ने नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया है। वो अधिकतम 6 महीने तक या फिर नवनिर्वाचित पार्षदों के कार्यभार संभालने तक निगम का संचालन करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास, निवेश और वित्तीय समावेशन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ओमान के समुद्री क्षेत्र में एमटी मैरीबेक्स नामक तेल टैंकर पर हुए मिसाइल हमले के बाद उसमें सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई के ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन ओमान नौसेना के सहयोग से पूरा किया गया। ओमान सर्च एंड रेस्क्यू रीजन में एमटी मैरीबेक्स पर मिसाइल हमले की सूचना मिलते ही मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर सक्रिय हो गया। एमआरसीसी मुंबई ने तुरंत ओमान की समुद्री एजेंसी ओएमएससी के साथ समन्वय किया। इसके बाद ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से जहाज पर फंसे सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सीबीएसई की पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच बनी उलझन को बोर्ड ने दूर कर दिया है। सीबीएसई ने साफ किया कि पोर्टल पर दिखने वाले तकनीकी संदेशों का कारण क्या है और पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित की गई। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2 से 7 जून तक चली एप्लीकेशन विंडो के दौरान 1.6 लाख से ज्यादा छात्रों ने 3.8 लाख से ज्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। आईएमडी ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना जताई है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों में केरल के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तरी केरल के 3 जिलों में कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया। 10 और 11 जून को मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड अलर्ट पर रहेंगे। कर्नाटक के तटीय जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बीच आईएमडी ने अगले 2 दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है और दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में आज गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर जुलाई तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है और बचे हुए मुद्दों को सुलझाने पर काम जारी है। इस समझौते से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की 7.7% जीडीपी वृद्धि दर पिछले 1 दशक में किए गए लगातार आर्थिक सुधारों और नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है। पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 100 नए औद्योगिक पार्कों की योजना शुरू की और निवेश, निर्यात व एफडीआई में लगातार वृद्धि हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप व्यापक कौशल विकास कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य निवेश, उत्पादन और रोजगार के मामले में इस क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है, इसलिए उद्योगों को समय पर प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में कोयला और खनन क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए। मंत्री के अनुसार देश में रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हो रहा है और बिजली आपूर्ति भी पर्याप्त बनी है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी नीतियों के चलते उत्पादन और आपूर्ति में सुधार हुआ। सरकार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विस्तार के कारण लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। सरकार के अनुसार जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार किया। सरकार ने कहा कि जनधन योजना के तहत देश में खातों की संख्या बढ़कर 58 करोड़ के पार पहुंची। इनमें जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। सरकार ने बताया कि जनधन, आधार और मोबाइल की JAM ट्रिनिटी ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की संख्या सालाना 4 कर दी।
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पात्र लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी, लेकिन ये सुविधा वर्ष में केवल पहले 4 रिफिल तक सीमित होगी। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष से सप्लाई चेन प्रभावित होने के बावजूद खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उर्वरक मंत्रालय के अनुसार कुल आवश्यकता 383.9 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले लगभग 197.56 लाख मीट्रिक टन स्टॉक मौजूद है, जो सामान्य स्तर से ज्यादा है। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 8,813 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक सौंपा। ये चेक एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया। केंद्रीय खाद्य नियामक FSSAI ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से खाद्य सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए लंबित रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आग्रह किया। भारतीय कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कनाडा में लगभग 11 अरब कनाडाई डॉलर का निवेश किया। CII और कनाडा भारत व्यापार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के 10 में से 8 प्रांतों में 50 भारतीय कंपनियां सक्रिय हैं और उन्होंने 33,000 से अधिक नौकरियां पैदा की। BMW ग्रुप इंडिया ने घोषणा की कि वो 1 जुलाई 2026 से अपने BMW और मिनी कारों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी करेगा। BMW कंपनी ने बताया कि रुपये में गिरावट और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया। ये बढ़ोतरी भारत में बने और पूरी तरह आयातित सभी मॉडलों पर लागू होगी। अमेरिकी संघीय अदालत ने H-1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को रद्द किया। अदालत ने कहा कि संघीय सरकार के पास ऐसा शुल्क लगाने का स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं था। H-1B शुल्क बढ़ने से विदेशी पेशेवरों की भर्ती प्रभावित हो रही है, जिसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकेर कलीबाफ ने कहा कि तेहरान अमेरिका द्वारा स्थापित नौसैनिक नाकाबंदी को शत्रु की एक और हार में बदल देगा। मोहम्मद बाकेर कलीबाफ ने अमेरिका पर सहमति से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका ना तो युद्ध विराम चाहता है और न ही सार्थक बातचीत। कलीबाफ ने कहा कि ईरान का लक्ष्य है युद्ध समाप्त करना और स्थायी सुरक्षा स्थापित करना, लेकिन उसे विरोधी पक्ष पर भरोसा नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के सभी प्रमुख प्रवेश बिंदु बंद किए जाने पर चिंता जाहिर की। कहा, नागरिकों के लिए मानवीय सहायता और आवश्यक वस्तु की निर्बाध आपूर्ति जरूरी। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में राहत सामग्री की आवाजाही तत्काल बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने वेस्ट बैंक में जारी हिंसा और सुरक्षा खतरों पर चिंता जताई और फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बोलीविया के राष्ट्रपति ने आपातकाल को विनियमित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दिया। नया कानून आंतरिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के दौरान सरकार को विशेष अधिकार देता है और आंतरिक अशांति के दौरान सेना की भूमिका स्पष्ट करता है। चिली के अधिकारियों ने देश के प्रमुख बंदरगाहों पर 100 टन से ज्यादा मादक पदार्थों से दूषित लकड़ी जब्त की और इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग्स जब्ती कार्रवाई बताया। ये कार्रवाई पुलिस, नौसेना और सीमा शुल्क विभाग ने मिलकर की। अधिकारियों के अनुसार जब्त लकड़ी में 10 से 20% तक कोकीन, हाइड्रोक्लोराइड और केटामाइन मिले। अमेरिका के टेक्सास और न्यू मैक्सिको में न्यू वर्ल्ड स्कूबम संक्रमण के 3 नए मामलों की पुष्टि के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 5 हुई। वहीं अमेरिकी कृषि विभाग ने स्क्रूवर्म नियंत्रण तकनीकों के लिए $100 मिलियन के फंड के तहत जल्द नई घोषणाएं करने की बात कही। स्पेन दौरे के तीसरे दिन पोप लियो 14 ने पूर्व राजा की पत्नी क्वीन सोफिया और विपक्षी नेता अल्बर्टो नुनेज फेजू से मुलाकात की। पोप लियो ने मैड्रिड के सैंटियागो बर्नबेउ स्टेडियम का दौरा भी किया, जहां हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हराया। भारतीय फुलमाली ने खेली 56 रन की नाबाद पारी। राधा यादव ने 3 और श्रेयांका पाटिल ने 4 विकेट लिए। भारत ने अफगानिस्तान को न्यू चंडीगढ़ टेस्ट में पारी और 300 रन से हराया। टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को अपने खेल में ढलने का समय दिया जाए, अपेक्षाओं के बोझ से बचने की भी सलाह दी। भारतीय तीरंदाजी टीम आज से तुर्की में शुरू हो रहे विश्व कप तीसरे चरण में लेगी हिस्सा। आगामी एशियाई खेलों की तैयारी पर रहेगी नजर।
निशानेबाज राही सरनोबत का राष्ट्रीय चयन ट्रायल 4 में शानदार प्रदर्शन, मनु भाकर को पछाड़कर हासिल किया शीर्ष स्थान। चीन के टेनिस खिलाड़ी शिनपेन झेंग को क्वींस क्लब चैंपियनशिप के पहले दौर में मिली हार, झेंग को रोमानिया की क्रिश्चियन ने दी मात। डेनमार्क के मिडफील्डर क्रिश्चियन एरिक्सन की तबीयत में हो रहा है सुधार, यूक्रेन के खिलाफ दोस्ताना मैच के दौरान हुए थे बेहोश। फुटबॉल विश्व कप से पहले खेले गए दोस्ताना मैच में फ्रांस ने उत्तरी आयरलैंड को 3-1 से हराया। अर्जेंटीना और आइसलैंड के बीच दोस्ताना फुटबॉल मैच आज। अभ्यास में टीम के कप्तान लायनल मेसी ने भी लिया हिस्सा। लेमिन यमाल, निको विलियम्स और विक्टर मुनोज विश्व कप से पहले हो सकते हैं फिट। स्पेन के कोच ने तीनों के पहले मैच के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद जताई। नीदरलैंड्स के जुरियन टिम्बर फुटबॉल विश्व कप से बाहर, चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे फुटबॉल विश्व कप। हमारे की टीम के अभ्यास मैच को देखने के लिए 5000 से ज्यादा प्रशंसक पहुंचे। मैक्सिको फुटबॉल टीम के लिए मैक्सिको सिटी में एक सेंट ऑफ सेरेमनी का आयोजन। विश्व कप में सह मेजबान मैक्सिको का पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। 2026 फुटबॉल विश्व कप फाइनल के दौरान न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में होगी फ्री वॉच पार्टी, न्यूयॉर्क के गवर्नर और मेयर ने की घोषणा। यूएफए के पूर्व अध्यक्ष माइकल प्लातिनी ने फ्रांस में फीफा और जियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल केस किए। प्लातिनी के ऊपर 2015 में लगाए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।